बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस। डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिलका। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक अपनी महत्ता और गौरव में अद्वितीय है। प्रणय प्रसंग पर आश्रित अधिकांश संस्कृत रूपकों के विपरीत यह ऐतिहासिक होने के अतिरिक्त भारतीय कूटनीति का प्रदर्शनकारी एक अनुपम नाटक है। नाटककार किसी राजवंश में उत्पन्न थे, इसका परिचय नाटक की प्रस्तावना से ही होता है, इसलिए राजनीति से उनका पूर्ण परिचय पाना स्वाभाविक ही है। इसके रचयिता विशाख दत्त ने प्रस्तावना में अपना जो कुछ परिचय दिया है उससे पता चलता है कि इनके पितामह बटेश्वर दत्त अथवा वत्सराज किसी देश के सामंत थे। पिता भास्कर दत्त या पृथु ने महाराज की पदवी प्राप्त की थी। राजनीति विशेषतः कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा शुक्र नीति के प्रखांड पंडित होने के अतिरिक्त विशाख दत्त दर्शन शास्त्र विशेषतः न्याय के तथा ज्योतिष के भी पूरे पंडित थे। वैदिक धर्मावलंबी होने पर भी उनका मत इतना उदार था कि बुद्ध धर्म को वह आदर की दृष्टि से देखते थे। जैन धर्म के प्रति उनकी जो अनास्था प्रतीत होती है वह अवश्य ही उस युग की धार्मिक भावना का एक उद्गार है। विशाख दत्त राजनीति विषयक नाटकों की रचना में प्रवीण प्रतीत होते हैं। इनकी विश्रुत रचना तो मुद्रा राक्षसी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंध है और जो अमात्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीतिमत्ता का एक विमल निदर्शन है। इनकी दूसरी नाट्य कृति है देवी चंद्रगुप्त, जिसमें गुप्त वंशीय नरेश रामगुप्त की दुर्बलता तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रबल पराक्रम का बड़ा ही वैभवशाली विवरण है। राजा रामगुप्त ने भीरुता के कारण प्रबल शकराज के मांगने पर अपनी रानी ध्रुव देवी को उसे समर्पित कर देना स्वीकार कर लिया था। बाद में रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त ध्रुव देवी के छद्मवेश में शकराज के शिविर में गया और उसमें इसी छद्म से उस अत्याचारी शकराज का वध कर दिया। यह ऐतिहासिक घटना पर्याप्त रूपेण प्रख्यात है क्योंकि इसका उल्लेख बाण ने हर्षचरित पंचम परिच्छेद में तथा राजशेखर ने काव्य मीमांसा में किया है। देवी चंद्रगुप्त का उल्लेख नाट्य दर्पण में 7 बार किया गया है, जिससे उसकी कथा वस्तु की मुख्य घटनाओं की सूचना मिलती है। विशाख दत्त की तीसरी नाट्य रचना है अभिसारिका वंचितक। इसका उल्लेख अभिनव भारती में तथा श्रृंगार प्रकाश में किया गया है। यह नाटक वत्सराज उदयन के जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया है। इसका परिचय पूर्वोक्त ग्रंथों में उपलब्ध उद्धरणों से मिलता है। तीनों ही नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर आश्रित प्रतीत होते हैं, जिसे विशाख दत्त का ऐतिहासिक रचना के विषय में विशेष वैदग्ध्य प्रकट होता है। मुद्रा राक्षस के रचना काल के निर्णय के लिए विद्वानों ने विशेष खोज की है। भरत वाक्य में एक राजा का नाम आता है जिसे भिन्न भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में दंती वर्मा, चंद्रगुप्त तथा अवंती वर्मा बतलाया गया है। इस भरत वाक्य का आशय यह है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यक्ष के उत्पीड़न से संतप्त भूतल का उद्धार वाराह रूप से किया, उसी प्रकार इस समय म्लेच्छों के द्वारा उद्विग्न होने वाली पृथ्वी की ये पार्थिव अपने भुजबल से रक्षा करे। म्लेच्छे उद्दिज्य माना भुज युगम अधुना संश्रिता राजमूर्ते स श्रीमद बंधु भृत्य चिरम अवतु महिम पार्थिव चंद्रगुप्त। नामों में भिन्नता होने से समय के निर्णय में नितांत बाधा है और यही कारण है कि विद्वानों में इस विषय में एक मत नहीं है और भिन्न भिन्न शतियां आश्रयदाता की नाम भिन्नता के आधार पर इस नाटक के निर्माण काल के लिए प्रस्तुत की गई है। विशाख दत्त के विषय में 2 मत विशेष प्रौढ़ प्रतीत होते हैं। विशाख दत्त गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी के समय में आविर्भूत हुए। विशाख दत्त के आश्रयदाता अवंती वर्मा मोखरी थे। समय की परीक्षा में 2-3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है चंद्रगुप्त की घटना, जिसमें बुध योग से पूर्ण चंद्र ग्रहण के होने में विप्रतिपत्ति दिखलाई गई है। वराहमिहिर ने अपने प्रख्यात व्रत संहिता में इस मत का प्रबल खंडन किया है। अतः विशाख दत्त का समय वराहमिहिर लगभग 490 ईस्वी से पूर्व ही होना चाहिए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के प्रति लेखक की सम्मान भावना भी विचारणीय वस्तु है। सप्तम अंक के पंचम श्लोक में बौद्ध धर्म की विशेष प्रशंसा है। फलतः लेखक सप्तम शती के अनंतर नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो बुद्ध युग के
बुद्ध धर्म के हास का युग है। तृतीय बात है भरतवाक्य में म्लेच्छों का उल्लेख। म्लेच्छों की पहचान किससे की जाए? डॉक्टर विल्सन म्लेच्छों का तात्पर्य पठानों से लगाते थे, इसलिए इन्होंने इस नाटक का समय 11वीं या 12वीं शती माना। केटी तेलंग ने म्लेच्छों का तात्पर्य आरंभिक मुसलमान आक्रमणकारियों से लगाया और नाटक का समय 7वीं शती माना, परंतु बहुत संभव है कि म्लेच्छों से लेखक का आशय हुनों से हो, जो गुप्त युग में तथा उसके बाद भी बड़े भारी उत्पाती और भयंकर प्रतिपक्षी माने जाते थे। बाह्य साक्ष्य भी विशेष महत्व का नहीं है। नाटक का सबसे प्राचीन उल्लेख है धनिक के दश रूपावलोक 10वीं शती में। यदि इस नाटक को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की रचना माने तो म्लेच्छ उद्देज्य माना विशेषण उस राजा की ज्ञात घटनाओं के साथ मेल नहीं खाता। उस समय हुनों ने भारतवर्ष में प्रवेश नहीं किया था और न उस युग में वे उद्वेग के कारण ही थे। डॉक्टर हिले ब्रांड के संस्करण में अवंती पर वर्मा पाठ पीछे का माना गया है। ऐसी विषम स्थिति में यथार्थ निर्णय समय के विषय में नहीं किया जा सकता। विशाख दत्त का समय सप्त शती में मानना उचित है। वे बाणभट्ट से सर्वथा परिचित प्रतीत होते हैं। इस नाटक में जो कुछ भी घटना घटती है वह इसी उद्देश्य को अग्रसर करती जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को दृढ़ बनाने के लिए नंद नरेश के सुयोग्य मंत्री राक्षस को मौर्य नरेश का प्रधान अमात्य बनाना चाहता है। इस घटना का संयोजक स्वयं आचार्य चाणक्य ही है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित है। राक्षस को बुद्धि बल से परास्त कर चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना चाहता है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसने अपने जिस बुद्धि वैभव का प्रदर्शन किया है वह राजनीतिज्ञों को भी उलझन में डालने वाला है। पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में भी इस नाटक में घटना की एकता का जितना सुंदर प्रदर्शन हुआ है उतना अन्यत्र नहीं। आदि से लेकर अंत तक सभी घटनाएं राक्षस के वशीकरण की ओर ही प्रवृत्त हो रही हैं। घटनाएं बड़ी पेचीदी तथा विच्छिन्न सी प्रतीत होती हैं, परंतु उनका समन्वय एक ही प्रयोजन की सिद्धि में अनुस्यूत है। विशेषता। मुद्रा राक्षस नाटक की विशेषता। मुद्रा राक्षस नाटक अनेक दृष्टियों से संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। संस्कृत की सामान्य नाट्य धारा के प्रतिकूल इसमें प्रेम कहानी का नितांत अभाव नहीं है, प्रत्युत इसमें प्रणय का वातावरण भी नहीं है। इस नाटक में नायिका का एकदम अभाव है और नाटक के वातावरण को स्निग्ध और ललित बनाने वाले विदूषक का भी कहीं पता नहीं है। सच तो यह है कि नाटक आदि से लेकर अंत तक ओजस्विता, पौरुष और ऊर्ज के ऊपर एकांततः आश्रित है, इसलिए इसका नाटकीय वातावरण पूर्ण रूपेण तेजस्विता से ओतप्रोत है। अन्य वीर रसाश्रयी नाटकों से भी इसका पार्थक्य नितांत स्पष्ट है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक को जीवन प्रदान करने वाला पात्र वस्तुतः चाणक्य है। उसने नंद वंश का नाश कर अपने पूर्ण भक्त शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठा तो दिया अवश्य, परंतु नंदराज के भक्तिनिष्ठ अमात्य राक्षस को अपने पक्ष में लाकर उसे चंद्रगुप्त का मंत्री भी बना देना चाहता है। इस बुद्धि कौशल का संघर्ष ही नाटक का मेरुदंड है। प्रथम अंक में चाणक्य को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि कुसुमपुर में 3 व्यक्ति राक्षस के प्रिय पात्र हैं। शपनक जीव सिद्धि, जो वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है, कायस्थ शकट दास और मणिकार श्रेष्ठी चंदन दास, जिसके घर पर राक्षस अपने कुटुंब को रखकर नगर से बाहर चला गया है। उसे राक्षस की अपनी एक मुद्रा मोहर भी मिल जाती है, जिससे वह शकट दास से एक कूट लेख लिखवा कर मुद्रित कर देता है। यही मुद्रा या मुद्रांकित लेख राक्षस के पराजय का प्रधान कारण बनती है और मुद्रा राक्षस नाम का भी रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। द्वितीय अंक राक्षस की कूटनीति को आरंभिक पराजय का प्रथम निदर्शन है। कुसुमपुर में प्रवेश करते समय ही चंद्रगुप्त को मार डालने की गहरी योजना राक्षस ने अपने गुप्तचरों की सहायता से तैयार की थी, परंतु चाणक्य की जागरूकता के कारण वह योजना खेल नहीं पाती, प्रत्युत कलिका के रूप में ही वह ध्वस्त हो जाती है। तृतीय अंक में कौमुदी महोत्सव के प्रतिषेध की मनोरंजक कथा है, जिसमें चंद्रगुप्त चाणक्य से कपट विग्रह खड़ा करता है और राक्षस को अपनी नीति को सफल बनाने का स्वप्न देखने का अवसर देता है। शारदीय पूर्णिमा को कौमुदी महोत्सव मनाने की राजज्ञा थी, परंतु चाणक्य जानबूझकर अवसर प्राप्त न होने से उस आज्ञा का उल्लंघन करता है। चतुर्थ अंक में राक्षस को अपनी योजना की विफलता का पता चलता है। वह नंद के सिंहासन पर मलय केतु को ही चंद्रगुप्त को हटाकर बैठाना चाहता है। मलय केतु स्वयं राक्षस से भेंट करता है और अपने स्वर्गीय पिता पर्वतेश्वर के आभूषण को मंत्री वर्य को पहनने के लिए देता है। पंचम अंक में
इस नाटक की गर्भ संधि है तथा अंग्रेजी आलोचना के अनुसार इसमें कथा वस्तु का सातिशय संघर्ष है। मुद्रित लेख तथा आभूषण पेटिका के साथ सिद्धार्थ तक पकड़ा जाता है और इन वस्तुओं की सहायता से मलय केतु को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि राक्षस गुप्त रूप से चंद्रगुप्त का ही हित चाहता है और इसलिए वह राक्षस से अलग हो जाता है। चाणक्य की कूटनीति के उत्कर्ष का प्रदर्शन इस अंक में पूर्ण रूप से विद्यमान है। फलतः राक्षस से विरोध करने पर मलय केतु अपने सहयोगी राजाओं के साथ पकड़ा जाता है। अंतिम 2 अंकों में राक्षसों को पकड़ने का सफल उपक्रम है। षष्ठ अंक में राक्षस चंदन दास की प्रवृत्ति जानने के लिए कुसुमपुर में लौट आता है। एक पुरुष से भेंट होती है जो उसे चंदन दास के भावी प्राणहरण फांसी की सूचना देता है। सप्तम अंक में चांडाल चंदन दास को फांसी देने के लिए वध स्थल पर लाते हैं, जहां उसकी धर्मपत्नी अपने पुत्र के साथ अपने भी मर जाने की घोर प्रतिज्ञा पति को सुनाती है। अपने मित्र को इस घोर विपत्ति से बचाने के लिए जो उसी के परिवार को रखने से आई थी, राक्षस स्वयं उपस्थित हो जाता है और चाणक्य के सामने उसका वंशवध सुहृद बन जाता है तथा चंद्रगुप्त का अमात्य बनाना स्वीकार कर लेता है। इसी घटना से नाटक का अंत होता है। यह अंतिम घटना चाणक्य को गंभीर कूटनीति, गहरी चाल तथा असाधारण बुद्धि के ऊपर एक मनोरंजक भाष्य है। कार्य की अन्विति बड़ी ही सुंदरता के साथ यहाँ प्रदर्शित हुई है। चरित्र चित्र में विशाख दत्त की लेखनी बड़ी मंजीवी दिखती है। एक पात्र के चरित्र विकास के लिए अन्य सदस्य पात्र की कल्पना नाटककार ने की है, जिसके तारतम्य करने से दोनों की विशिष्टता का ही स्फुटीकरण सद्य हो जाता है। चाणक्य तथा राक्षस, चंद्रगुप्त तथा मलय केतु ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले युगल रूप में चित्रित पात्र है। चाणक्य की राजनीतिक चातुरी अपनी तुलना नहीं रखती। कूटनीति के इस प्रकांड पंडित के कार्यों के गुप्त बीज तब उद्घाटित होते हैं जब उनका फल सबके सामने उज्जवल रूप से प्रकट हो जाता है। उसके प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक चेष्टा में कोई न कोई रहस्य अवश्य ही छिपा हुआ रहता है। चंद्रगुप्त को यह स्वतंत्र रूप से आचरण करने तथा उसके आदेशों के उल्लंघन करने की स्वयं मंत्रणा देता है, जिससे शत्रु को क्षणिक उल्लास हो और वह अपने उद्योगों में शिथिलता करने लगे, और ये फल हुआ भी। इस नाटक को गति तथा मति, प्रेरणा तथा स्फूर्ति देने का एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह चाणक्य को ही है। परंतु चाणक्य में हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क ही अधिक है, भाव की अपेक्षा बुद्धि तत्व का ही प्राबल्य है। अतः वह हमारे आदर का पात्र है, स्नेह का नहीं। आतंक से हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, परंतु प्रेम से नहीं। उसमें उदारता की कमी है, परंतु अपनी कूटनीति की सिद्धि के लिए वह अकार्यों को भी प्रश्रय देने से परांगमुख नहीं होता। उसकी तुलना में राक्षस की नीति अवश्य सफल नहीं होती, परंतु फिर भी राक्षस की मानवता, कोमल हृदयता तथा मित्र वत्सलता नितांत शलाघनीय है। राजनीति के अखाड़े में पराजित होने पर भी राक्षस मानवता के क्षेत्र में विजयी सिद्ध होता है। उसमें बुद्धि तत्व की न्यूनता होने पर भी हृदय तत्व की प्रचुरता है, इसलिए वह दर्शकों के हृदय को बरबस अपनी ओर खींचता है। उसके लिए हमें सम्मान है तथा प्रेम है। वह अपने परलोकगत स्वामी के हित के लिए प्राणपण से चेष्टा करता है। वह विलीन तथा स्तंभगत कार्यों तथा कामनाओं के लिए लड़ता है। बिना किसी आशा के ही स्वामी हित का संपादन उसकी स्वामी भक्ति का उज्जवल दृष्टांत है। सौहार्द का तो वह जीवित प्रतीक ही है। चंदन दास के प्राण बचाने के लिए वह प्रतिज्ञा को भूल जाता है। प्रतिज्ञा का विलयन भले ही हो जाए, परंतु अपने सुहृद का उसके लिए बाल भी बांका न होने पाए, ये उसके जीवन का आदर्श है। चाणक्य भी राक्षस की अलोक सामान्य स्वामी भक्ति तथा उत्कृष्ट मित्र वात्सल्य से पूर्ण परिचित था, और इसलिए वह उसे चंद्रगुप्त के अमात्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। इस प्रकार चाणक्य में बुद्धि तत्व का प्राचुर्य है तो राक्षस में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा है। दोनों पात्र एक दूसरे के संघर्ष में आकर खुलते और खिलते हैं। चंदन दास की भी सच्ची मित्रता श्लाघनीय है। वह विषम परिस्थितियों में आकर भी अपने निश्चय से नहीं हटता। चाणक्य उसे नाना प्रलोभनों से लुभाकर अपनी कार्य सिद्धि करना चाहता है, परंतु यह सच्चा मित्र हिमालय के समान अडिग खड़ा रहता है। प्रलोभनों के आगे झुकने का नाम भी नहीं जानता। अपने कुटुंब को संकट में डालना तथा अपने प्राणों की आहुति देना, इसे वह सौहार्द योग का परम आवश्यक अंग मानता है, और इसी आदर्श पालन के कारण वह हमारे हृदय में सम्मान का पात्र है। मुद्रा राक्षस का नायक चंद्रगुप्त धीरोदात नायक है। वह अपने मार्गदर्शक गुरु का अंधभक्त शिष्य है, जो स्वप्न में भी अपने गुरु से काल्पनिक कलह करने में भी कांप उठता है। चाणक्य का वचन उसके लिए वेद वाक्य है। उसे अपने गुरु की अलौकिक कार्य कुशलता तथा कूटनीति पटुता में अटूट विश्वास है, और यही उसकी गुरु भक्ति की आधारशिला है। वह युद्ध वीर है तथा अनुभवी शासक है, और इसलिए उसके सामने सिद्धियां स्वतः नत होती हैं। चाणक्य के बारंबार कहने पर कुछ काल के लिए
स्वातंत्र्यता का डोंक रचता है, परंतु वह भी शत्रु को बुलावा देने के निमित्त ही। ठीक इसके विपरीत मल्लकेतु बुद्धिहीन, अयोग्य तथा कच्ची बुद्धि का अभिमानी युवक है, जो अपने हित अनित, शत्रु मित्र को परखने की क्षमता से विहीन है। राक्षस सचमुच उसे मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना चाहता है, परंतु वह अपनी कच्ची बुद्धि के कारण राक्षस की सद्भावना तथा कार्य क्षमता में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे पराजित होना पड़ता है। हमें उसकी मूर्खता पर दया आती है। मुद्रा राक्षस की शैली में एक विलक्षण पुरुषत्व है, जिससे उसका प्रत्येक अक्षर सुशोभित है। मुख्य रस वीर ही है। अलंकारों का पद्यों में उतना ही प्रयोग है जिससे भावों के प्रकटन में अथवा मूर्त की कल्पना में तीव्रता का वैशद्य से जन्म होता है। पात्रों के अनुकूल ही भावों का निवेश तथा भाषा की प्रतिष्ठा है। तृतीय अंक में शरद ऋतु का भी रोचक वर्णन है, परंतु वह संदर्भ तथा कथानक को एक उन्नत कोटि तक पहुंचाने का कार्य करता है। आशय यह है कि विशाख दत्त ने इस नाटक को उजस्वी और वीर रस मंडित बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। चाणक्य को इस बात की आशंका से भी मान शोभ हो रहा है कि उसके रहते हुए चंद्रगुप्त का अभिभव और तिरस्कार कौन सोच रहा है। वह कहता है प्रथम अंक के 8वें पद्य में, आस्वादित द्विरथ शोणित शोण शोभाम संध्या अरुणामेव कलाम शश लांछनस्य जृंभा विदारित मुखस्य मुखात स्फुरंतिम को हर्तुम इच्छति हरे परिभूये दंष्ट्राम। अर्थात सिंह का तिरस्कार कर उसके दांत को कौन व्यक्ति उखाड़ना चाहता है। हाथी को खाने के कारण उसके लहू से लाल रंग की वह दंष्टा अत्यंत चमक रही है और संध्या काल में चंद्रमा की कला के समान लाल रंग की शोभा से मंडित है। जम्बाई लेते समय सिंह ने जब अपना मुंह खोला तब वह उसमें चमक रही है। ऐसी दंष्टा को सिंह के मुख से उखाड़ लेने वाला पुरुष काल के साथ साक्षात युद्ध कर रहा है और अपने ही हाथों से उसे न्योता दे रहा है। अप्रस्तुत भावना कितनी सुंदरता से अभिव्यक्त की गई है। विशाख दत्त राजनीति के प्रवीण पंडित थे, यह कहना व्यर्थ है, और इसलिए इस नाटक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विपुल प्रभाव विशेष भावें दृष्टिगोचर होता है। इनकी प्रतिभा राजनीतिक नाटकों के प्रणयन में बिना किसी संदेह के सर्वथा सफल मानी जा सकती है, क्योंकि इनका दूसरा अधूरा नाटक देवी चंद्रगुप्त भी पूर्ण राजनीतिक तथा ऐतिहासिक वृत्त से मंडित है। इस प्रकार हम भाषा तथा भाव, शैली तथा कवित्व, वस्तु तथा पात्र चित्रण के समीक्षण के बल पर कह सकते हैं कि विशाख दत्त का यह नाटक वास्तव में एक महनीय सफल कृति है, जिसमें कालिदास के समान कोमल भावों की तरलता नहीं है, न भवभूति के समान हृदय को रुलाने वाली करुणा का प्रसार है, न भट्टनारायण के समान योद्धाओं को समर आंगन में प्राण देने के लिए न्योता देने वाले नगाड़े की गड़गड़ाहट है, परंतु जिसमें दो विशाल राजनीतिज्ञों के बुद्धि वैभव की नाना खेलों का विपुल आगार है और मानवता की भव्य मूर्ति को उपस्थित करने वाली नाट्य कला का सुंदर ओजस्वी रूप है। निसंदेह मुद्रा राक्षस संस्कृत का सफल नाटक होने के अतिरिक्त विश्व साहित्य में अपना उचित स्थान बनाए रखने की योग्यता रखता है।